बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं, उनको आपके सामने रखता हूं मैं, और उसके बाद आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि मामलात कहीं ना कहीं कोई गेम जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है, पोलिटिकल गेम। एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ अपोजिशन। और 3 मार्च से पहले पहले जब तक सेनेट का इलेक्शन हो नहीं जाता तब तक ये चीज़ इसी तरह चलती रहेगी। और 3 मार्च का जो सेनेट का इलेक्शन है, और ख़ासतौर पर कौमी असम्बली में सैयद यूसुफ ज़गीलानी वर्सेस हफीज़ शेख साहब का जो इलेक्शन होगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो चुका है। और उससे पहले पैरेलल अपोजिशन और कुछ, मुझे लगता है कुछ और प्लेयर्स भी हैं, एक्सटर्नल प्लेयर्स भी हैं, जो कि इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि मामलात हालात कुछ ख़राब किए जाएँ, और इस हद तक ख़राब किए जाएँ कि हुकूमत उलझाव का शिकार हो जाए, और उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, मुलविस किया जा रहा है। ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी क्योस पैदा करने के लिए एक तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब एक हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमला हुआ, वकला ने किया, और उसमें वकला ने खुल्लम खुला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला कर दिया उनके चैम्बर में जाके, और मामला शुरू हुआ चैम्बर्स के गिराने से। गैर कानूनी चैम्बर गिराए गए। कुछ दिनों तक तो उस पर खामोशी रही, लेकिन अब इस वीकेंड पे एक वकला कन्वेंशन हुआ। वकला कन्वेंशन में जो मुतालबात सामने आए वो बड़े ही गंभीर किस्म के मुतालबात थे, ऐसे मुतालबात जो कि मंजूर हो ही नहीं सकते। उसमें बजाय इसके कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला, वहाँ पे जो तोड़ फोड़ की गई, जो गालिम गलोच की गई, और उस सारी चीज़ों से हट के कहा जा रहा है कि वकला के चैम्बर तामीर किए जाएँ, जो कि गैर कानूनी ज़मीन पर बने हुए हैं, पार्क पे बने हुए थे, सरकारी ज़मीन पर बने हुए थे, बच्चों के पार्क पर बने हुए थे, वो किया जाए। फिर और मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ, और बजाय इसके कि उसका लुबे लुआ बता रहा हूँ कि ये था कि वकला से माफ़ी मांगी जाए, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तकद्दुस है, जो उन पर हमला हुआ, वो कोई माने नहीं रखता। अब इस तरफ जा रहा है, और इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है, अब बार काउंसिल्स, जो बार की पॉलिटिक्स है, उसमें बार की पॉलिटिक्स तो है ही है, क्योंकि इनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के विंग्स भी होते हैं। पीपल्स पार्टी लायज़ विंग भी है, PTI लायज़ विंग भी है, PMLN लायज़ विंग भी है, सारे, इवन JUI सबके। तो अब जो अपोजिशन जमाते हैं वो अपना हिस्सा इसमें डाल रहे हैं। एक तो उसको ठीक ठाक इशू, उसकी वजह है कि 28 मार्च तक मोहलत दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, बल्कि फुल तमाम के तमाम 5 लार्जर बेंच ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये ऑर्डर पास किया कि बेंच जो गैर कानूनी चैम्बर्स हैं वो 28 मार्च तक वकला या तो खाली कर दें या गिरा दिए जाएंगे बाद में। तो ये हुआ। अब इसको इधर ही रखते हैं। ये है एक वकला को मुतहर्रिक करने की, यानी वही चीज़ जो इफ्तिखार चौधरी की वकला तहरीक में हुई थी। वकला और एक जज का इशू बना और वकला को खड़ा किया गया। वो एक परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक प्लान था, और उसमें आप इख्तलाफ कर सकते हैं सियासी तौर पे, फ़िक्री तौर पे, लेकिन वो बुनियादी तौर पे परवेज़ मुशर्रफ साहब को इक़्तिदार से हटाने का प्लान था, जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब को खड़ा किया गया था, और वो वकला तहरीक चली। फिर अब आप चलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला चल रहा है, और वो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मामला। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का आपको पता है, उनकी मिसेस और उनके बच्चों के नाम प्रॉपर्टीज़ निकली। वो एक पूरा फिर केस चला, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर पास किया। वो FBR में पेंडिंग है। अब वहाँ पे FBR कह चुका है कि वो मिसेस काजी फ़ाइज़ ईसा से के जवाब से मुतमिन नहीं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पिछले दिनों एक नोटिस लिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तरक्याती फ़ंड्स जारी करने के मामले पर। वो नोटिस लिया, नोटिस लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफर कर दिया। वो उन्होंने लार्जर बेंच बना दिया, उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी शामिल थे। उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दौरान समात एक व्हाट्सएप के जरिए कहा कि मुझे व्हाट्सएप आए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि गैर मुसद्दक़ा हैं, गैर तस्दीक शुदा हैं और मुस्तनद भी नहीं हैं। तो वो भी तमाम जज साहिबान को पेश कर दिए। तो उसके बाद 2 दिन हेयरिंग हुई। उसमें 4 मेंबर्स यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने एक जजमेंट ऑर्डर पास किया, उस मामले को निपटा दिया, और 4 जज साहिबान, 3 जज साहिबान के साथ, यानी कि 5 मेंबर्स बेंच था, 3-4-1 से, और उसको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी भेजने की ज़रूरत महसूस नहीं की, और ऑर्डर रिलीज़ कर दिया। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पे कुछ सवाल उठा दिए, और ये भी कह दिया कि वो चूँकि जानिबदार हैं, बायस्ड हैं टूवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर, और इसलिए अब वो प्राइम मिनिस्टर के मामले में कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे। ये ऑर्डर पास कर दिया। उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक लंबा चौड़ा इख्तलाफी हो, उसमें बराह रास्त क्या कहना चाहिए, निशाना बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक सिटिंग जज एक निशाना बना रहा है, बल्कि उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए। उधर ये एक मामला खड़ा किया जा रहा है, और उसमें भी आपको
इससे हटके कि उनका कोई ताल्लुक है नहीं है, लेकिन अपोजिशन का ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली हो या पीपल्स पार्टी हो या JUI हो, जब भी उनका PDM का जलसा होता है तो उस जलसे में जस्टिस कादी फ़ाइद ईसा साहब के हक़ में ज़रूर आवाज़ बुलंद की जाती है। तो उधर एक ये नया तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और उसके पीछे मुबैना तौर पे ये जो कुछ हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसके बारे में भी मुबैना तौर पे ये इतलात आ रही हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ पीछे है। तो ये दो चीज़ें ये हो गई। उसके बाद फिर एक और, यानी कि मुस्तकबिल में लॉ एंड ऑर्डर का मसला, बेंच और बार, और अभी एक और कन्वेंशन पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इसको टेकअप किया है और इलेक्शन भी आ रहे हैं बार काउंसिल्स के। हाई कोर्ट बार का भी इलेक्शन आ रहा है और आगे फिर सुप्रीम कोर्ट बार का भी इलेक्शन आएगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसमें बार की पॉलिटिक्स भी आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये इस बारे में 1% भी कोई शुबा नहीं कि वो अब जो कुछ किया वकला की तरफ से, चंद वकला की तरफ से जो कुछ किया गया उस पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। जो FIR जिनके खिलाफ दर्ज हुई वो जेलों में है, ज़मानतें उनकी खारिज हो चुकी हैं, ज़मानतें उनकी नहीं हो रही, खारिज से मुराद है उनकी ज़मानतें नहीं हो रही, ज़मानत पर रिहा नहीं किया जा रहा, तौहीन अदालत के मामला भी हैं और दहशतगर्दी के मुकदमा भी उन पर दर्ज हैं। तो ये सारा कुछ चल रहा है। तो एक ये तस्वीर है। फिर आए तीसरा, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन जो हुए ज़िमनी, उसमें अपोजिशन ने इलेक्शन हुआ वज़ीराबाद में, डस्का में, औरकज़ई में, यानी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, इस तरह सिंध में। तो जहाँ जहाँ अपोजिशन जीती वो रिज़ल्ट उन्होंने कबूल कर लिए, जहाँ नहीं जीती वो रिज़ल्ट मुस्तरद कर दिए, बल्कि उसके बाद एक डस्का में तो अच्छा खासा खून बह गया और वो भी मामला गरमाया जा रहा है। तो ये सारा सिचुएशन आपके सामने मैंने इसलिए रखी कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि आगे जाके कुछ गड़बड़ का अंदेशा मौजूद है। और 26 मार्च को ये ध्यान में रखिएगा कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च है। तो 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के लिए अभी से तैयारियां की जा रही हैं और मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स को इकट्ठा किया जा रहा है और उन सेगमेंट्स को इकट्ठा करके 26 मार्च तक कोशिश की जाएगी। फिर एक और चीज़, अगली बात वो है अब पब्लिक को कैसे इसमें लाया जाए। पब्लिक के लिए चीनी महंगी हो रही है। आपको बता दूं कि शुगर मिल्स एसोसिएशन जो नई कीमत, मुतवक्के कीमत है वो 120 रुपये है और गवर्नमेंट ने जो 5 लाख टन चीनी मंगवानी थी वो अभी तक नहीं आई, वो अभी रास्ते में है। तो अगर वो चीनी लेट हो गई और इधर से शुगर मिल्स एसोसिएशन ने अपनी चीनी 120 रुपये कर दी और 26 मार्च तक ये मामला ऐसे ही रहा, तो आप खुद सोच लें कि पब्लिक भी आ जाएगी। तो ये है वो चीज़ें जो कि इकट्ठी हो रही हैं। उसके बाद फिर एक और क्यास पैदा किया जा रहा है, वो भी ज़रा सुन लें। सैयद यूसुफ ज़गीलानी सेनेट के इलेक्शन में मौजूद हैं और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सीधा सीधा कह दिया है कि वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं और हम उनके साथ हैं। अब सैयद यूसुफ ज़गीलानी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, लेकिन सेनेटर रज़ा रब्बानी वो सेनेट के इलेक्शन को भी, इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट को बीच में ले आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा डीप स्टेट के पास बैलेट पेपर भी होता है, डीप स्टेट के पास ये भी होता है, डीप स्टेट के पास ये भी होता है। वो बराह रास्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे इंटेलिजेंस इदारों को डीप स्टेट का नाम लेके वो उधर मिलाइन कर रहे हैं। तो ये चौमुखी किस्म की लड़ाई तैयार की जा रही है। तो इससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामला आगे जाके कितने संजीदा हो सकते हैं। इन्हीं हालात में DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल तौर पे उन्होंने ऑपरेशन रद्दुल फसाद को फोकस किया और ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर ही रहे। किसी किस्म का कोई सियासी सवाल नहीं लिया, सिर्फ एक सवाल लिया और वो था DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के तबादले की खबरों के बारे में और लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर के बतौर DGI-SI अपॉइंटमेंट की खबरों के बारे में एक सवाल लिया गया। उसकी उन्होंने कैटेगोरिकली तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि इतनी अहम पोस्टों पे बहुत जल्दी ट्रांसफर्स पोस्टिंग नहीं होते, ये तकरीबन टेन्योर पोस्ट होता है। लिहाजा उन्होंने ये बता दिया कि DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को तब्दील नहीं किया जा रहा। ये वही खबर है जो हम अपने नाजरीन को, अपने व्यूअर्स को बहुत पहले बता चुके हैं। हमें इंतहाई क्रेडिबल सोर्स से ये बात पता चली थी कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, ये कैंपेन की हद तक है, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं। तो अगर DGI-SI जनरल फैज़ हमीद को तब्दील नहीं किया जा रहा और वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तमाम सेम पेज पे हैं, तो फिर ये ध्यान में रखिए कि अगर ये सब सेम पेज पे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर ये जितने भी सेगमेंट तहरीक तैयार किए जा रहे हैं उनके गुब्बारे से हवा निकल सकती है। लेकिन इसका सारा इन्हिसार सेनेट के इलेक्शन पे है, सैयद यूसुफ ज़गीलानी के इलेक्शन पे है और देखना है कि आगे जाके क्या होता है। एक मैं रह गया कि ज़िमनी इलेक्शन में भी
जो एक तूफ़ान खड़ा किया गया और अभी तक है, वो भी उसको शामिल रखें। तो ये थे मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए, एक खिचड़ी तैयार की जा रही है अपोजिशन की तरफ से वर्सेस हुकूमत। तो इमरान खान के लिए एक अहम कड़ा वक्त है उनके लिए और इत्तेहाद के लिए। इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे, वो हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।